नमस्ते और हमारी बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की महत्ता और उसके 3 स्तंभों के बारे में। प्रोटेक्शन, टैक्सेशन एंड फ्यूचर प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ज़रूरी लाइफ स्किल है जिसके मदद से हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं ताकि हमें पीस ऑफ माइंड प्राप्त हो सके। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को अनदेखा करते हैं। उनके दिमाग में यह मिथ्या होती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग केवल अमीर लोगों के लिए है। चाहे आप नौकरी में काम कर रहे हो, एक बिजनेस के मालिक हो या पेंशन उपभोक्ता हो, इन सभी लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आगे आने वाले टाइम में उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। एक इंश्योरेंस प्लान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटनाओं के फलस्वरूप आपकी मेहनत की कमाई से जमा की हुई सेविंग्स को क्षति ना पहुंचे और उस घटना का आपके ऊपर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियली बर्डन नहीं आए। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों आवश्यक है? भारत में हेल्थ केयर कॉस्ट की इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई है और इसमें से मैक्सिमम कॉस्ट लोगों के पॉकेट से पे किया जाता है। कई बार ये कॉस्ट इतने ज़्यादा भी हो सकते हैं कि लोगों को अपने एसेट जैसे लैंड के पीस भी बेचने पड़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अनुसार ये आपके अलग अलग कॉस्ट और किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी खर्चे आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस उसे कवर करता है। लेकिन यहाँ पे इस बारे में भी बात की जानी चाहिए कि सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से काम नहीं चलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवरेज अमाउंट है वो भी एडेक्वेट होना चाहिए आपके एज और आपके इनकम के अनुसार। इसीलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस चुनने से पहले अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से ज़रूर बात करें। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एक आम अवधारणा है कि क्योंकि अभी मेरी एज कम है इसलिए मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, या हेल्थ इंश्योरेंस उन तरह के लोगों को लेना चाहिए जिन्हें ऑलरेडी कोई बीमारी हो चुकी है और वे ठीक हो चुके हैं। जबकि ये दोनों ही बातें पूरी तरह से सही नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में एक बात जो कि हर इंसान को पता होनी चाहिए कि आप जितनी जल्दी या जितनी कम आयु में एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करेंगे आपकी प्रीमियम उतनी ही कम होगी। इसीलिए अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं तो ज़रूर खरीदें। चलिए अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। आजकल के दौर में आने वाले समय में क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है। लाइफ बहुत ही अनसर्टेन हो गई है। ऐसे में एक लाइफ इंश्योरेंस होने से आप कम से कम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यदि किसी भी कारण से आप अपने फैमिली की देखभाल करने के लिए अगर आसपास नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस की जो कवरेज अमाउंट है वो उन्हें एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकती है। टर्म इंश्योरेंस इंडोमेंट प्लान से एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इसमें कम प्रीमियम में ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज अमाउंट प्राप्त की जा सकती है। टर्म इंश्योरेंस में आपको 1 करोड़ का प्लान पर महीने के 500 से 1000 के बीच में मिलना शुरू हो जाता है। इंडोमेंट प्लान्स को अगर आप अच्छे तरीके से जानते हैं और आप उसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं तो ही इंडोमेंट प्लान्स की ओर जाएं, अन्यथा टर्म प्लान्स एक बेहतर ऑप्शन है किसी भी व्यक्ति के लिए। आइए कुछ अन्य इंश्योरेंस प्लान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है कार इंश्योरेंस। कार या बाइक इंश्योरेंस इंडिया के मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत मैंडेटरी किया हुआ है और हर वाहन के पास एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अलावा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान भी आते हैं जिसमें कि आपके वाहन से जुड़े हुए ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जैसे एक्सीडेंट, आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये सारे दुर्घटना भी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंतर्गत
कवर किए हुए होते हैं। आइए अब बात करते हैं हाउस इंश्योरेंस के बारे में। एक घर भारतीय का एक बहुत बड़ा सपना होता है और उसे बनाने में एक अच्छा खासा खर्च भी होता है। इसीलिए हर घर के पास जो कि एक हाउस इंश्योरेंस प्राप्त कर सकता है उसे यह इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, ताकि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की अप्रिय दुर्घटना हो जाए, जैसे चोरी हो जाना, आग लगना या प्राकृतिक आपदाओं से घर को क्षति हो जाए, तो इन हर तरह के केसेस में हाउस इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है, ताकि आप अपने घर को दोबारा से बना सकें। और आखिरी में अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। एक इंश्योरेंस के साथ आपके पास एक इमरजेंसी फंड भी ज़रूर होना चाहिए। चाहे किसी कारण से आपकी नौकरी छूट जाए या आपके सामने कोई अप्रत्यक्ष मेडिकल खर्चे आ जाए, इस हर तरह के चीज़ों का सामना करने के लिए एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है कि आपके पास एक फंड होना चाहिए जिसकी सहायता से आप आने वाले 6 से 12 महीने के अपने खर्च चला सकें। इसी फंड को इमरजेंसी फंड कहा जाता है। इमरजेंसी फंड को इस तरह के प्लेस पर स्टोर करना चाहिए जहां की ज़रूरत पड़ने पर आप उसे तुरंत निकाल सकें, जैसे कि एक सेविंग्स अकाउंट या एक लिक्विड म्यूचुअल फंड। और अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो उसी के अनुसार अपने इमरजेंसी फंड को भी इंक्रीज करें, ताकि यह हर समय आपके करंट इनकम के अनुसार अपडेटेड रहे। फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा स्तंभ है टैक्सेशन। टैक्सेशन के अंतर्गत आप ये पता लगाते हैं कि आपकी इनकम के अनुसार टैक्स लाइबिलिटी क्या है और किन लीगल प्रोसेस के थ्रू आप अपने टैक्स लाइबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इनकम टैक्स और टैक्स स्लैब्स के बारे में। भारत एक प्रगतिशील टैक्स सिस्टम का पालन करता है, जिसके अंतर्गत आपकी आय जितनी ज़्यादा होती है आप पे उतना ही ज़्यादा टैक्स रेट लगाया जाता है। ये इनकम टैक्स से सरकार के इनकम का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जिससे कि देश में तरह तरह के डेवलपमेंट के कार्य फंड किए जाते हैं। टैक्स स्लैब हर कुछ वर्षों में बदलते रहते हैं। बहुत से लोग अपने टैक्स सेविंग के बारे में नहीं जानते हैं और इसी कारण से उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स सेविंग के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानें और टाइमली उनमें इन्वेस्ट करें। आइए अब कुछ टैक्स सेविंग ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इनकम टैक्स के अंतर्गत 80C सेक्शन होता है, जिसमें आप अपने सालाना इनकम में 1.5 लाख तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। पीपीएफ और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स और एससीएसएस और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट या एनएससी। इसके अलावा सेक्शन 80D के अंतर्गत आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे जो प्रीमियम आपने पे किया है आप उस पर भी टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। बैंक्स आपको टैक्स सेविंग के लिए एक टैक्स सेवर एफडी का ऑप्शन भी प्रदान करते हैं, जिसमें आप निवेश करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। लेकिन एक बार टैक्स सेविंग एफडी में पैसा लगा देने के बाद उसकी 5 साल की लॉक इन की अवधि होती है, यानी आप उस पैसे को 5 साल के पहले बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ईएलएसएस भी एक टैक्स सेविंग ऑप्शन है, पर इसमें आपको 2 बेहतरीन फायदे भी मिलते हैं। एक, ईएलएसएस मार्केट से लिंक्ड होता है, तो ऐसे में आपको अपने पैसे पे हायर इनकम भी आ सकती है और ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड सबसे कम यानी कि सिर्फ 3 साल का होता है। इसीलिए बेहतर रिटर्न्स प्राप्त करने के लिए ईएलएसएस में ज़रूर इन्वेस्ट करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। आइए अब टीडीएस को समझते हैं और उसे अगर ज़्यादा टीडीएस काट लिया गया है तो उसे रिफंड कैसे किया जाए। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एक
एडवांस टैक्स की प्रणाली है जिसमें कि आपके इनकम या रेंट में से टैक्स का पोर्शन पहले ही काट लिया जाता है और इसके बाद वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। कई बार जितना टीडीएस आपके टोटल इनकम में से काट लिया जाता है वो आपके पेएबल टैक्स से ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरह के केसेस में आप आईटीआर फाइल करके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी एक्स्ट्रा टीडीएस डिडक्ट किया गया है आप उसे क्लेम कर सकते हैं, जो कि कुछ ही समय में प्रोसेस होके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। यह हमेशा याद रखें कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख उस साल की 31 जुलाई तक होती है। आप इसके बाद भी इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें एक्स्ट्रा पेनल्टीज वगैरह भरनी पड़ेंगी। आइए अब समझते हैं भारत में मौजूद टैक्स रिजीम्स के बारे में। भारत में आज के समय में 2 टैक्स रिजीम्स मौजूद हैं, न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। चलिए दोनों के बारे में संक्षेप में बात करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम पुरानी टैक्स कर की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आप तरह तरह के डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। हालांकि पुराने टैक्स स्कीम में इनकम के स्लैब्स भी छोटे होते हैं और टैक्स रेट भी हायर होते हैं। भारत सरकार ने आईटीआर फाइलिंग के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए और लोगों के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए न्यू टैक्स रेजिम का प्रचलन करवाया है। न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार के डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस कारण से ये एक सिंप्लीफाइड स्कीम है। जितनी आपकी इनकम है उसके अनुसार आपको टैक्स भरना होगा। न्यू टैक्स रेजिम में आपके टैक्स स्लैब्स हायर होते हैं और आपके टैक्स रेट ओल्ड टैक्स रेजिम के अनुसार कम होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है रिटायरमेंट प्लानिंग करना। यह प्लानिंग आपको उस समय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है जब आप काम करना बंद कर देते हैं और आप एक आराम की जीवन गुजारना चाहते हैं अपने बुढ़ापे के एज में। रिटायरमेंट योजना क्यों जरूरी है? भारत में कोई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम नहीं है, इसीलिए अपने बुढ़ापे के लिए आपको खुद से ही प्लानिंग करनी पड़ती है। बिना प्लानिंग के आपके ओल्ड एज तनावपूर्ण हो सकते हैं और आपको दूसरों पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं रिटायरमेंट के लिए फोकस्ड कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का। इसमें सबसे पहला नाम आता है ईपीएफ का। ईपीएफ और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें कि एम्प्लॉयज या आपके इनकम में से कुछ हिस्सा ईपीएफ में कंट्रीब्यूट किया जाता है। जितना कंट्रीब्यूशन आपके द्वारा किया जाता है उतना ही सेम कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर के द्वारा भी उसमें सबमिट किया जाता है। ईपीएफ के पैसे को आमतौर पर आपके 60 साल के होने के पहले विड्रॉ करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ खास केसेस में इसके लिए अनुमति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ। पीपीएफ ईपीएफ की तरह कोई मैंडेटरी स्कीम नहीं है। लोग अपनी स्वेच्छा के अनुसार इसका अकाउंट खोल के और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं भी हो और आपके पास कहीं और से इनकम आ रही हो तो उसे भी आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करके अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स या एससीएसएस के बारे में। यह स्कीम खास करके पेंशन भोगी लोगों के लिए है जिसमें कि आपके इन्वेस्टमेंट करने पर आपको एक रेगुलर इनकम प्राप्त होती है। इस स्कीम में 5 साल का लॉक इन पीरियड हो सकता है जो कि आगे 3 साल या 5 साल के स्लैब्स में इंक्रीज होता है और इस स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट पेंशन भोगियों को दिया जाता है वो मार्केट के आम सेविंग्स स्कीम के जो रेट है उनसे ज़्यादा होता है। लेकिन इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी एज 60 से ऊपर होनी चाहिए। रिटायरमेंट के लिए कितनी सेविंग्स करनी चाहिए? बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि अपने ओल्ड एज के प्लानिंग के लिए अपने करंट इनकम में से उन्हें कितना परसेंट इन ओल्ड एज के लिए कॉर्पस बिल्डिंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है कि आपको अपने इनकम का 15 से 20% इन स्कीम्स में लगाना चाहिए। अगर आपको अपने रिटायरमेंट के लिए कितने कॉर्पस की जरूरत है ये कैलकुलेट करना हो तो आप ऑनलाइन रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि आपके करंट एज, एनुअल इनकम और आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इसके अलावा 3-4 फैक्टर्स को
कंसीडर करते हुए 60 की एज में आपके पास कितना कॉर्पस होना चाहिए ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग तनाव मुक्त लाइफ की एक बहुत बड़ी कुंजी है। जब आप हर तरफ से अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं तो आप अपने जीवन का आनंद पूरी तरह से उठा सकते हैं। आगे आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये किस तरीके से काम करता है ताकि आपको फायदा हो सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।